नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BSc सेकेंड ईयर के लिए हमारे जो टॉपिक चल रहा था, हमारी जो यूनिट चल रही थी, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमारी यूनिट थी प्रथम संक्रमण श्रेणी के विभिन्न प्रकार के तत्व कौन से होते हैं। हम बात कर रहे थे प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व का मतलब होता है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक तत्व के बारे में। डी ब्लॉक तत्व के बारे में। डी ब्लॉक तत्वों की 4 श्रेणियां होती हैं। देखो, डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ट्रांजिशन। और एक होता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन। ठीक है, एक डी ब्लॉक होता है जिसको ट्रांजिशन बोलते हैं, एक एफ ब्लॉक होता है जिसको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, अतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखो क्या बात कर रहे हैं। हम डी ब्लॉक तत्वों के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। कल हमने लास्ट इसके गुण के बारे में अध्ययन किया था, वो होता है ऑक्सीकरण अवस्था। और इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का गुण है ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील प्रकार की होती है और इसमें +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था पाए जाने का होता है प्रथम संक्रमण श्रेणी में। द्वितीय संक्रमण श्रेणी में ऑस्मियम +8 तक भी प्रदर्शित करता है, लेकिन उसको हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें प्रथम संक्रमण श्रेणी डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन, डी ब्लॉक ट्रांजिशन। इसके ऑक्सीकरण अंक कौन कौन से किस तरीके से होंगे, कौन सा कहां पर पाया जाएगा, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं, इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, अर्थात इसके चुंबकीय गुणों के बारे में। हालांकि इस टॉपिक के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कल की वीडियो में या लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था कि इसमें चुंबकीय गुण किस प्रकार से पाए जाएंगे और क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले चुंबकीय गुणों में कुछ विशेष प्रकार के टर्म्स हैं, कुछ विशेष प्रकार की चीजें हैं जिनके बारे में हमको बात करनी है। इसमें सबसे पहला है ध्रुव शक्ति, पोल स्ट्रेंथ। एक इकाई ध्रुव उसे कहा जाता है जो वायु अथवा निर्वात में रखने पर दूसरे इकाई शक्ति वाले ध्रुव को एक डाइन बल से प्रतिकर्षित करे अथवा आकर्षित करे। हम ये जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई मैग्नेट हो, मतलब हमारे पास अगर कोई चुंबक हो, उस चुंबक के 2 सिरे होते हैं। एक सिरा होता है N, एक सिरा होता है S। जो N सिरा होता है इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, जो N सिरा होता है इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो S सिरा होता है इसको साउथ पोल कहते हैं, अब देखो, जब हम किसी चुंबक के बारे में बात करेंगे तो चुंबक में क्या होगा? चुंबक में समान सिरों के मध्य तो क्या होता है? प्रतिकर्षण। और चुंबक में विपरीत सिरों के मध्य क्या होता है? आकर्षण। तो ध्रुवण शक्ति का मतलब क्या है? ये ध्रुव इस ध्रुव को अगर एक डाइन बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है तो उसे इसकी पोलराइजेशन पावर, पोल स्ट्रेंथ या ध्रुवण शक्ति कहा जाता है। उसके बाद है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट होता है चुंबकीय आघूर्ण। देखिए, किसी क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उसके दोनों सिरों की ध्रुवण शक्ति और उसके मध्य के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो मतलब ये तो क्या है? M यहाँ पर क्या है? ध्रुव शक्ति, और L यहाँ पर क्या है? दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी। तो इसका मतलब चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होगा M × L। तीसरा, चुंबकन की तीव्रता अथवा इकाई आयतन चुंबकीय आघूर्ण, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। चुंबकन की तीव्रता I से तात्पर्य है प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रेरित ध्रुव शक्ति। मतलब कोई हमारे पास चुंबक है, उसका इकाई क्षेत्रफल है 1 × 1, मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, इस तरीके से, या 10 मीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका इकाई क्षेत्रफल है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रेरित ध्रुवण शक्ति क्या कहलाती है? चुंबकन की तीव्रता कहलाती है। अतः यदि किसी चुंबकीय पदार्थ की ध्रुवण शक्ति हो m, मतलब ध्रुव शक्ति जो हमने पहले बात की है वो तो हो m, और दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी l हो,
और इसका क्षेत्रफल a हो तो I बराबर m अपॉन a, I बराबर m अपॉन a, और यहां पर m l इंटू l बटा l, ऊपर नीचे l से गुणा और भाग कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं इसको m इंटू l अपॉन v, l इंटू l, l ये तीनों होता है, तो ये क्या होगा, देखो ये a है यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर a है, ये a है m a, तो a होता है l इंटू l, और यहाँ पर l आ गया, तीनों l जोड़ दिए तो m इंटू l अपॉन v, चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन, चुंबकीय आघूर्ण बटा क्या होता है, आयतन, चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉस का नियम क्या है। गॉस का नियम क्या है, आयतन प्रवृत्ति क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल थोड़ा आपको इन सब चीजों के बारे में ध्यान होना चाहिए, कुछ खास इसके अंदर है नहीं, और उसके बाद में हम इसकी चुंबकीय गुणों के बारे में बात करेंगे। देखिए गॉस का नियम, गॉस के नियम को कुल चुंबकीय प्रेरण भी कहा जाता है, गॉस लॉ और टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन बी। किसी चुंबकीय क्षेत्र की एक इकाई तीव्रता होती है यदि एक इकाई क्षेत्रफल अर्थात 1 वर्ग सेंटीमीटर में से एक इकाई बल को गुजारा जाता है, यदि किसी पदार्थ को h गॉस शक्ति वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पदार्थ में चुंबकीय फ्लक्स पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल में गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये पदार्थ का इकाई क्षेत्रफल है, मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसमें से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, इसमें से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, इसमें से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए गॉस ने एक नियम दिया, वो नियम था B बराबर H प्लस 4 पाई L, B बराबर H प्लस 4 पाई L। अब इस समीकरण में हमने H का भाग दे दिया, ठीक है, सारी समीकरण के अंदर हमने किसका भाग दे दिया, H का भाग दे दिया, तो B बटा H बराबर H बटा H प्लस 4 पाई L अपॉन H, तो B बटा H बराबर 1 प्लस 4 पाई L अपॉन H। तो इसका मतलब हम यहां से B की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, और ये गॉस का नियम होता है। ठीक है, तो उस पदार्थ में चुंबकीय फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया है इस क्षेत्र में। उसके बाद में नेक्स्ट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी जिसको बोलते हैं चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता। देखो चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है, किसी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल में, किसी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या, किसी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या B, और निर्वात में, मतलब इकाई क्षेत्रफल में कितने होते हैं वो, और निर्वात में कितनी बल रेखाएं होती हैं उसको B बटा H कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय पारगम्यता P। तो P बराबर क्या हो जाएगी, B बटा H। तो इसका मतलब ये है कि किसी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल में तो ये होगी, और निर्वात में क्या होगी, ये होगी, इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, P के बराबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसे हम इकाई आयतन की प्रवृत्ति भी कहते हैं, अर्थात ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, आयतन की प्रवृत्ति भी बोलते हैं, और इसे इकाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये इसका निशान होता है। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि वह पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति कितना संवेदनशील है, अर्थात बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर उस पदार्थ पर कितना आकर्षण होगा, कितना प्रतिकर्षण होगा, कितनी संवेदनाएं उत्पन्न होंगी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, और इसे निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, काई बराबर I अपॉन H, काई बराबर I अपॉन H। तो I यहाँ पर क्या है, I तीव्रता है, H यहाँ पर हमने अभी बात की है पारगम्यता के बारे में। ठीक है, H उसके हमने इन दोनों के जो निर्वात के अंदर जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, निर्वात के अंदर जब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की, तो H होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लिखिए, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट P तथा काई, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र के पदों के अनुपात है, इन दोनों का मात्रक या इकाई नहीं होती। अब ये इन दोनों की मात्रक और इकाई नहीं होती, बल्कि इनके मान केवल प्राकृतिक संख्याओं के रूप में दर्शाए जाते हैं। तो P बराबर क्या होता है, 1 प्लस 4 पाई काई, 1 प्लस 4 पाई काई। चुंबकीय प्रवृत्ति को हम सामान्यतः ग्राम प्रवृत्ति अथवा विशिष्ट प्रवृत्ति के रूप में अथवा मोलर ससेप्टिबिलिटी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। प्रति इकाई सहमति,
प्रति इकाई मात्रा द्रव्यमान, प्रति इकाई सहती चुंबकीय प्रवृत्ति को ग्राम प्रवृत्ति कहते हैं और इसे काई जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ग्राम प्रवृत्ति बराबर आयतन प्रवृत्ति बटे घनत्व, तो काई जी बराबर काई अपॉन डी, काई जी बराबर काई अपॉन डी, तो आयतन प्रवृत्ति बटे घनत्व। और मोलर प्रवृत्ति किसके बराबर आ जाएगी, मोलर प्रवृत्ति आ जाएगी काई जी इंटू एम, और एम यहाँ पर क्या होता है, एम होता है पदार्थ का अणुभार, एम होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस। आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। पी की वैल्यू हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, ग्राम प्रवृत्ति, काई जी को हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, मोलर प्रवृत्ति को हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद है चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ, वे पदार्थ जिनके क्रिस्टल जालक में उनके चुंबकीय केंद्र दूर दूर स्थित होते हैं। मान लीजिए ये क्रिस्टल जालक है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम क्या बना रहे हैं, एक क्रिस्टल जालक के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक क्रिस्टल जालक है, इस तरीके से एक क्रिस्टल जालक है, और इस क्रिस्टल जालक में ये क्रिस्टल जालक बना हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से जालक बना हुआ है क्रिस्टल जालक, ठीक है। अब इस क्रिस्टल जालक में जो चुंबकीय क्षेत्र के जो बिंदु होते हैं वो दूर दूर हो, मान लो एक बिंदु यहां पर हो जाए, 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 तो ये चुंबकीय क्षेत्र के बिंदु हैं, ठीक है। अब देखिए वे पदार्थ जिनके क्रिस्टल जालक में उनके चुंबकीय केंद्र दूर दूर स्थित हों चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ कहलाते हैं, अर्थात जिनमें चुंबकीय क्षेत्र ही कम होंगे। वही सेम टू सेम चीज है, जब हम किसी विलयन के तनु या सांद्र होने के बारे में बात करते हैं तो वहां पर एक सामान्य सिद्धांत आता है कि यदि विलयन में विलय की मात्रा कम होती है तो हम उसे तनु कहते हैं, और यदि विलयन में विलय की मात्रा ज्यादा होती है तो हम उसे सांद्र कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चुंबकीय पदार्थ के बारे में, चुंबकीय केंद्र के बारे में। अगर किसी जालक में चुंबकीय केंद्रों की संख्या ज्यादा होगी, पास पास स्थित होंगे, तो उस स्थिति में वो एक दूसरे को अंतरक्रिया प्रारंभ कर देंगे, जबकि सांद्र पदार्थ जो एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो उसको क्या कहेंगे, चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ। और जब ये बिल्कुल एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे होंगे, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे और इसको बोलेंगे डेंस या मैग्नेटिकली कंसंट्रेट सब्सटेंस या चुंबकीय दृष्टि से सांद्र पदार्थ। बिल्कुल विलयन की तरह, भाई वहां पर विलय है, यहाँ पर चुंबकीय केंद्र है, चुंबकीय केंद्र पास पास हो, नजदीक नजदीक हो तो उसको हम सांद्र चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, चुंबकीय केंद्र दूर दूर हो तो उसको हम तनु चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें किस तरीके से गतियां पाई जाती हैं और किन गतियों के कारण ये कौन कौन सा व्यवहार या चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जो कोई भी धातु होती है ये चुंबकत्व क्यों प्रदर्शित करती है उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले चुंबकत्व के कारण के बारे में हम बात करेंगे, चुंबकत्व क्यों प्रदर्शित होता है। देखिए अब हम बात करेंगे संक्रमण धातुओं के चुंबकीय व्यवहार के बारे में, चुंबकीय व्यवहार के बारे में, संक्रमण धातुओं का चुंबकीय व्यवहार क्या होगा। और अब हम संक्रमण धातुओं के चुंबकीय व्यवहार, उनके चुंबकत्व के कारण और उन्हें ज्ञात करने की विधियों के बारे में बात करेंगे। परमाणु के रूढ़ यांत्रिकी सिद्धांत के अनुसार किसी भी जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें दो प्रकार की गति होती है। देखो ये गति कौन सी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये एक नाभिक है, ये इस तरीके से एक नाभिक है, ठीक है, ये इस तरीके से एक नाभिक है। अब इसके चारों तरफ यहाँ पर एक हमने क्या बना दिया, एक कक्षा बना दी, ठीक है। इस कक्षा में हमने क्या भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, और इलेक्ट्रॉन को भी हमने इस तरीके से प्रदर्शित कर दिया, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन एक तो ऐसे रोटेशन कर रहा है, मतलब इसके चारों तरफ रोटेशन कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने अक्ष पर भी रोटेशन कर रहा है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ गति कर रहा है, मतलब ये कक्षा के अंदर गति कर रहा है, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, कक्षीय गति। कौन सी गति बोलेंगे, कक्षीय गति। और एक जो इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने ऊपर भी, मतलब मान लीजिए ये यहाँ पर नाभिक है, ये यहाँ पर नाभिक। अब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति कर रहा है, ठीक है, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति कर रहा है। तो ये वाली जो गति होती है इसको तो बोलते हैं कक्षीय गति, और ये वाली जो गति होती है मतलब वो अपने इस धुरी पर भी जो घूमता है उसको बोलते हैं चक्रण गति।
इन दोनों गतियों के कारण ही किसी भी इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय व्यवहार उत्पन्न होता है। कक्षीय गति के कारण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट उपस्थित होता है और चक्रण गति के कारण स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले दो प्रकार की गति करते हैं। सबसे पहली गति होती है कक्षीय गति। सबसे पहली गति होती है कक्षीय गति। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षकों में उपस्थित जो कक्ष होते हैं उनमें वर्ताकार गति करते हैं। अतः इनकी तुलना एक वर्ताकार तार में बहती हुई विद्युत धारा से की जा सकती है, क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर ही क्या होती है, विद्युत धारा, और इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, आवेश, जिसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को हम कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण अथवा कक्षीय आघूर्ण कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, और इससे जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसको हम कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे या कक्षीय आघूर्ण कहेंगे। उसके बाद है चक्रण गति, स्पिन मोशन, मतलब अपनी धुरी पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी चक्रण करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है और अपनी धुरी पर भी घूमती है। इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार के चक्रण के फलस्वरूप भी कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण अथवा चक्रण आघूर्ण कहा जाता है। इस प्रकार इन दोनों प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण के कारण प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की मूवमेंट होती है, एक होती है उसकी ऑर्बिटल मोशन, एक होती है उसकी स्पिन मोशन। इस ऑर्बिटल और स्पिन मोशन के कारण उसमें अलग अलग प्रकार के दो चक्रण पाए जाते हैं और इनके चक्रण के कारण वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जब किसी चुंबक को दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है, अथवा यदि किसी चुंबक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, अथवा किसी चुंबक पर यदि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए, तो दोनों के चुंबकीय क्षेत्र परस्पर अंतरक्रिया करेंगे। क्योंकि पदार्थ के परमाणु छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, अतः यदि किसी पदार्थ पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो पदार्थ अपने कक्षीय आघूर्ण और चक्रण आघूर्ण के कारण उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतरक्रिया करेगा। ठीक है, अब देखो, क्योंकि खुद भी ये चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके अंदर दो प्रकार की गतियां होगी, दो प्रकार की गतियां से परमाणु के अंदर चुंबकीय व्यवहार उत्पन्न हो जाएगा। परमाणु खुद एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। अब परमाणु खुद एक चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, जब हम उस पर बाहर से कोई बल लगाएंगे तो उसके साथ भी किसी न किसी प्रकार की इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, तो वो देखिए क्या होती है। अब हम बात करते हैं संक्रमण धातुओं के चुंबकीय व्यवहार के बारे में। संक्रमण धातुओं का चुंबकीय व्यवहार कई प्रकार का होता है और मुख्यतः तीन प्रकार का, प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय। इस प्रकार से दो तीन प्रकार का व्यवहार ये प्रदर्शित करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय को बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म। प्रतिचुंबकीय को बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म या प्रति का अर्थ होता है प्रतिकर्षित करना, रिपेल करना, रिपल्शन करना। ठीक है, देखिए, यदि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, यदि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाए, यदि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में कम हो जाए, तो ऐसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ से चुंबकीय बल रेखाएं दूर होने लग जाती हैं, अर्थात यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होने लग जाता है। इसी कारण से यदि ऐसे पदार्थ की एक क्षण चुंबक को मुक्त अवस्था में लटकाया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में व्यवस्थित हो जाती है, अर्थात यहां से चुंबकीय बल रेखाएं दूर हटने लग जाएंगी, बाहर की तरफ से जाने लग जाएंगी। एस और एन दो सिरे होंगे यहाँ पर, और बीच में अगर हम इसको मान लो ये क्षण है, इसको इस तरीके से लटका दें, ये इसका एन सिरा, ये इसका एस सिरा, या मान लो ये एस सिरा, ये एन सिरा, तो ये अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित कर लेगी, मतलब उसकी तरफ आकर्षित ना होकर ये प्रतिकर्षित हो जाएगी और इस तरीके से अपने आप को व्यवस्थित कर लेगी। मतलब होनी कैसे चाहिए थी, इस तरीके से, लेकिन हो कैसे जाएगी, इस तरीके से बीच में आ जाएगी, लंबवत आ जाएगी, 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये प्रतिचुंबकीय व्यवहार है और उसका डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए, डायग्राम भी इसके बारे में पूछा जाता है। अतः यदि किसी कक्षक में दो युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अब उन दोनों का चक्रण विपरीत होता है, एक का होता है प्लस हाफ, एक का होता है माइनस हाफ। अतः ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया हुआ चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय आघूर्ण को उदासीन कर देता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय आघूर्ण एकदम समान और विपरीत प्रकार का होता है। फलतः ऐसे सभी यौगिक जो होते हैं उनमें परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। तो जिनमें
पूरा कक्षक इलेक्ट्रॉन से भरा है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका चुंबकीय गुण दूसरे को समाप्त कर देगा, क्योंकि एक का प्लस होगा दूसरे का माइनस होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने से उसका परिणामी चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, 0 या 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है, क्योंकि यह युग्मित इलेक्ट्रॉन का गुण है। प्रत्येक पदार्थ में लगभग युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यह केवल उन्हीं में प्रदर्शित होता है जिनमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन हो। मतलब केवल युग्मित हो, किसी में अयुग्मित होगा तो उसमें अणुचुंबकीय आ ही जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होंगे उनमें अणुचुंबकत्व भी होगा। अणुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करने वाले जो प्रभाव होते हैं। और ये ध्यान रखना है कि प्रतिचुंबकत्व अर्थात डायामैग्नेटिज्म हमेशा ही पैरामैग्नेटिज्म से अर्थात अणुचुंबकत्व से दुर्बल प्रकार का बल होता है। अब देखो, अतः अणुचुंबकत्व की उपस्थिति में पदार्थ प्रतिचुंबकत्व नहीं दर्शाता। अगर अणुचुंबकत्व जरा भी हो, मतलब एक भी अगर उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और बहुत सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, उस कंडीशन में भी वह पदार्थ अणुचुंबकत्व दिखाएगा, ना कि प्रतिचुंबकत्व दिखाएगा। प्रतिचुंबकत्व ना तो ताप पर निर्भर करता है और ना ही चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति H पर निर्भर करता है। अब ये ध्यान रखना है कि प्रतिचुंबकत्व टेम्परेचर पर भी निर्भर नहीं करता और चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति H पर भी निर्भर नहीं करता, लेकिन यह चुंबकीय प्रवृत्ति काई पर निर्भर करेगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए BH मतलब B जो होता है, H जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में, B होता है निर्वात में, अतः P से I बड़ा होगा और काई का मान ऋणात्मक होगा और IH का विरोध करेगी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा। मतलब यहाँ पर मेन बात यह है कि ये चुंबकीय प्रवृत्ति काई पर निर्भर करेगा। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं पैरामैग्नेटिज्म के बारे में। पैरामैग्नेटिज्म 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 अणुचुंबकीय वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को खुद में से गुजरने देते हैं। देखो, ये चुंबकीय बल रेखाएं बाहर जा रही थी पहले वाले में, इसमें इसके अंदर से जा रही है, मतलब इसने खींच लिया चुंबकीय बल रेखाओं को और इसके अंदर से गुजरने लगी, वो शून्य की तुलना में अधिक गुजरने दें, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हों। अणुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। पदार्थों के इस गुण को अणुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। अतः एक अणुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है और यदि ऐसे पदार्थ की छड़ को मुक्त अवस्था में दो ध्रुवों के बीच में लटकाया जाए तो ये अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेगी। मतलब सिरा जो होगा, मान लो इसका S सिरा और N सिरा, ये N है और S है, तो ये S सिरा तो N के पास आ जाएगा और जो N सिरा है वो S के पास आ जाएगा। मतलब इस तरीके से रेंज होगी, ना कि इस तरीके से। पहले वाले में इस तरीके से हो रही थी, ये इस तरीके से होगी। ठीक है, मतलब अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगी दोनों ध्रुवों में, जहां पर ज्यादा से ज्यादा आकर्षण बल का अनुभव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये पदार्थों का अणुचुंबकीय व्यवहार हो गया, पदार्थों के अणुचुंबकीय व्यवहार का डायग्राम हो गया, किस तरीके से इसमें डायग्राम आता है उसके बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे हम इसी के बारे में बात करें। डायग्राम जरूर आपको पता होना चाहिए, तो डायग्राम आप साथ के साथ जो है वो देखते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिन पदार्थों में एक अथवा अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें एक भी हो या एक से ज्यादा हो, जितने ज्यादा उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, किसी पदार्थ का अणुचुंबकत्व उतना ही ज्यादा हो जाएगा। जिन पदार्थों में एक या ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न किया हुआ चुंबकीय गुण उदासीन नहीं हो पाता और वो जुड़ता जाता है, और जुड़ने के बाद इसका चुंबकीय गुण बढ़ता जाता है। फलतः ऐसे पदार्थों में कुछ स्थायी और निश्चित मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। अतः ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ अणुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अणुचुंबकीय अणु स्वयं को एक आदर्श स्थिति में अभिविन्यासित करने के लिए मुक्त होते हैं और इन अणुओं पर दो प्रकार के विपरीत बल कार्य करते हैं। सबसे पहला बल कार्य करता है चुंबकीय क्षेत्र, जिसको H कहते हैं, जो अणुओं को अपनी दिशा में व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा, और दूसरा इसके अंदर होता है ऊष्मीय ऊर्जा, जो अणुओं को दूर दूर करने का प्रयास करेगी। कम ताप पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रभावी हो जाता है, अर्थात अणुओं का अणुचुंबकत्व ताप और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। चुंबकीय जो अणुचुंबकत्व होता है, ताप और चुंबकीय क्षेत्र दोनों द्वारा प्रभावित होता है। अणुचुंबकीय पदार्थों के लिए B बड़ा होता है H से,
क्योंकि P का मान 1 से अधिक है, अतः काई यहाँ पर धनात्मक होगा। ऐसी स्थिति में IH की दिशा में कार्य करेगा, जिससे चुंबकीय क्षेत्र आकर्षित होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो थर्ड और लास्ट जो इसके अंदर है वो क्या है, वो है फेरोचुंबकत्व या लोह चुंबकत्व। ये अणुचुंबकत्व का ही एक विस्तृत रूप है, अर्थात उससे कुछ ज्यादा प्रभाव डालता है। ये अणुचुंबकत्व से कुछ ज्यादा प्रभावी होता है। पदार्थों का यह गुण अणुचुंबकत्व का एक विस्तृत रूप है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अणुचुंबकत्व का गुण अत्यधिक होता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें एक स्थायी चुंबक आ जाता है, और अगर उनको वहां से हटा भी दे चुंबकीय क्षेत्र को, उसके बाद भी वो चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, उसको हम लोह चुंबकत्व, फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोचुंबकत्व कहते हैं। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें एक स्थायी चुंबकत्व आ जाता है। इस गुण का प्रदर्शन कुछ ही पदार्थों द्वारा किया जाता है जिनमें आयरन प्रमुख है। इसी कारण इसका जो नाम पड़ा वो फेरोचुंबकत्व पड़ा, और ऐसे पदार्थों को फेरोचुंबकीय फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। अब सारे विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनमें तो क्या पाया जाएगा, अणुचुंबकत्व, और ज्यादातर में तो अणुचुंबकत्व पाया जाएगा, और कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वालों में क्या पाया जाएगा, फेरोचुंबकत्व भी पाया जाएगा। किसी भी पदार्थ में अणुचुंबकत्व की आवश्यक शर्त है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने चाहिए, और किसी पदार्थ में फेरोचुंबकत्व के लिए शर्त है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ और शर्तों का पालन भी इसको करना पड़ेगा, और वो शर्तें कौन कौन सी होंगी उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए कैसे ऊर्जा पट्टियां संक्रिय होंगी, मतलब इसमें जो एनर्जी है वो संक्रिय स्थान पर होगी, और इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाए। परमाणु इतनी दूरी पर नहीं हो सकते, ऊर्जा पट्टियां संक्रिय होनी चाहिए, और परमाणु परस्पर इतनी दूरी पर होने चाहिए कि उनके परमाणुीय कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके आंशिक रूप से सहसंयोजक बंध बना सकें, अन्यथा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। ठीक है, मतलब नहीं तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा, और नहीं तो ऐसा हो कि आंशिक रूप से सहसंयोजक बंध बना लें, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे। दो इलेक्ट्रॉनों के अंतर परिवर्तन से संबंध ऊर्जा को एक्सचेंज इंटीग्रल कहते हैं। फेरोचुंबकीय पदार्थों के लिए एक्सचेंज इंटीग्रल का मान धनात्मक होना चाहिए। ऐसा उस स्थिति में होता है जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण बल से अधिक हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण बल से अधिक हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में परमाणु संख्या ज्यादा होनी चाहिए इसकी। तीसरा, परमाणु एक दूसरे से बहुत अधिक दूर भी नहीं होने चाहिए, जिससे उनके एक्सचेंज इंटीग्रल का मान इतना कम हो जाए कि वो स्थायी ना हो पाए। तो तीन चीजें इसमें, पर्याप्त दूरी पर हो, एक्सचेंज इंटीग्रल का मान इनमें धनात्मक हो, और तीसरा बहुत ज्यादा दूरी पर भी ना हो। संक्रमण धातुओं में एक अथवा अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अतः संक्रमण धातुओं का अणुचुंबकीय व्यवहार एक महत्वपूर्ण गुण है। संक्रमण धातुओं में अणुचुंबकीय व्यवहार आवश्यक रूप से पाया जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। लगभग जितनी भी संक्रमण धातुएं हैं सारे संक्रमण धातुएं अणुचुंबकीय व्यवहार को प्रदर्शित करती हैं। इसके अलावा तीन, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये तीनों फेरोमैग्नेटिज्म को भी प्रदर्शित करती हैं। इसका कारण इनमें पर्याप्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी परमाणुीय संख्या ज्यादा होती है, और उपयुक्त परमाणुिक आकार भी होता है। इसके अलावा एक्सचेंज इंटीग्रल का मान भी इनका उपयुक्त होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि संक्रमण धातुओं का मुख्य व्यवहार क्या है, अणुचुंबकत्व, और कुछ धातुओं का व्यवहार क्या है, फेरोचुंबकत्व, और उन कुछ धातुओं में से तीन धातुएं हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, जो कि फेरोचुंबकत्व को प्रदर्शित करते हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण है इनकी एक्सचेंज इंटीग्रल का मान स्थायी करने के लिए पर्याप्त होना, इसके अलावा इनकी उच्च परमाणुीय संख्या होना, इनका आकार जो है परमाणुीय आकार वह सही होना, इनमें पर्याप्त संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाना। नेक्स्ट, किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण को, उसको देखते हैं। गॉय विधि द्वारा किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करना। किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए यह सबसे पहली सरल और उत्तम विधि है। इसमें एक गॉय तुला होती है, मतलब ये तुला है, यहां चुंबकीय पदार्थ है। गॉय तुला में पहले पदार्थ को ऐसे तोल लिया जाता है, बाद में पदार्थ पर एक चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। देखो पहले तो इसके अंदर ये यहाँ पर एक पदार्थ है, अब पहले तो इसको ऐसे तोल लेंगे, यहाँ पर पता चल जाएगा अपने को। उसके बाद में इस विद्युत चुंबक की सहायता से इस पर प्रबल प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र इस पर लगाएंगे तो पदार्थ का भार बढ़ेगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा तो उसकी वजह से इसका भार बढ़ जाएगा। अब इसका अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो गॉय तुला का डायग्राम आपको पता होना चाहिए। गॉय तुला का डायग्राम किस प्रकार से बनता है, गॉय तुला होती क्या है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
प्रतिचुंबकीय पदार्थों में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, तो इसका मतलब इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होगा। ऐसे पदार्थ पर यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाएगा तो उसमें प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण बन जाएगा, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा, मतलब जो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो उस पर तो जैसे ये बल लगाएगा तो ये प्रतिकर्षित करेगा, ये बाहर की तरफ भागेगी। जैसे ही बाहर की तरफ भागेगी, भार में कमी हो जाएगी क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा है। और जैसे ही इसमें अणुचुंबकीय प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाएगी, अगर इसमें अणुचुंबकीय प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाएगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ऐसे अणुचुंबकीय है तो ये इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा, इसके भार में वृद्धि होगी, भार में वृद्धि होने से पदार्थ का अणुचुंबकीय है, मतलब अगर किसी के भार में वृद्धि होती है तो अणुचुंबकीय है, किसी के भार में कमी होती है तो प्रतिचुंबकीय है। एक अणुचुंबकीय पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के कारण चुंबकीय बद्रेखाओं को आकर्षित होता है और वह पदार्थ दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में खिंच जाता है, जिससे उसके भार में वृद्धि हो जाती है। पदार्थ के भार में हुए परिवर्तन की सहायता से उस पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को परिकलित किया जा सकता है। किसी परमाणु अथवा आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसके आधार पर उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण के मान को ज्ञात करते हैं। इसके लिए निम्न सूत्र होता है μs बराबर √nm+2 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन इकाई होती है इसकी, और n यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, μs यहाँ पर है स्पिन आघूर्ण या चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, मतलब चक्रण चुंबकीय आघूर्ण किस तरीके से ज्ञात होता है ऐसे। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके आधार पर हम अलग अलग प्रकार के जो मान है उसको ज्ञात कर लेंगे। 3d0 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, परिकलित मान भी 0, ये भी 0। यहाँ पर 1.73, 1.75, यहाँ पर 2, 2.84, 2.76, यहाँ पर 3, 3.87, 3.86, यहाँ पर 4, 4.90, 4.80, यहाँ पर 5, 5.92, 5.96, वापस कम होने लग जाएगा। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना बढ़ता जाएगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे उतना कम होता जाएगा। यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक कम होता है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है। देखो यहां पर ये एक अयुग्मित, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां पर 4 ही रह गए, ये 2 युग्मित हो गए। अब 2 और युग्मित हो गए, 3 रह गए, 3 हो गए, 2 रह गए, 4 हो गए, 1 रह गया और सारे युग्मित हो गए। सारे युग्मित हों तब भी उसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य आएगा, और किसी में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो तब भी उसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य आएगा। ठीक है। K4Fe6 में परिकलित मानों की तुलना में कई बार कम होते हैं। कैसे? K4Fe6 में आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अतः इसका चुंबकीय आघूर्ण 4.9 के लगभग होना चाहिए, जबकि वास्तव में यह यौगिक प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, अर्थात इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यहाँ पर मतलब इसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था है। इसका कारण यह है कि Fe+2 है। Fe+2 में क्या हो गया, D6 विन्यास के D इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर लो स्पिन का बना लेते हैं और इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। तो ये तो उसके जो कक्षकों का विपाटन होगा उस सिद्धांत के आधार पर है कि कक्षक किस प्रकार से विपाटित होते हैं, क्या उनके अंदर होता है, उसके आधार पर हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। वैसे आपको इन मानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी धात्विक प्रवृत्ति के बारे में कि धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है। धात्विक प्रवृत्ति का मतलब होता है एक तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता हो, एक कठोरता हो, एक आघात वर्धनीयता हो, ये सारी की सारी जो मेलेबल वगैरह, उसके अलावा तन्यता मतलब ड्यूसिल वगैरह, ये सब कुछ इसके जो होती हैं धात्विक प्रवृत्ति होती है। समस्त संक्रमण तत्व कठोर होते हैं, आघात वर्धनीय, तन्यता, उच्च गलनांक, क्वथनांक वाले विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये सारी धात्विक प्रवृत्ति, ये समस्त गुण धातुओं के गुण हैं और इन्हें अधातुओं से अलग करते हैं। उपयुक्त गुणों के कारण हम ये कह सकते हैं कि सभी संक्रमण तत्व धात्विक प्रवृत्ति के होते हैं और इन सभी में निकटता से पैक की गई CCP संरचना होती है, निबिड़ संकुलित संरचना, क्लोज पैक्ड संरचना होती है, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो संरचनाएं हैं इसके अंदर पाई जाएंगी। मैग्नीज में अपवाद के कारण 3 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं पाई जाती हैं। एक होती है काय केंद्रित BCC, एक होती है फलक केंद्रित FCC और एक होती है षटकोणीय HCP। तीनों मैग्नीज के स्थायी D5 विन्यास के कारण इसकी विशेष संकुलित प्रकार की संरचना होती है। ठीक है। मैग्नीज को छोड़कर बाकी सारी जितनी भी संक्रमण धातुएं हैं उनमें 3 प्रकार की होती है, या तो BCC हो सकती है, या FCC हो सकती है, या HCP हो सकती है। मैग्नीज में D5 विन्यास है, इस वजह से उसकी विशेष एक अलग प्रकार की होती है उसकी जो स्ट्रक्चर है। अब धात्विक चमक, उच्च तन्यता, आघात वर्धनीयता, उच्च घनत्व, ताप और वैद्युत चालकता है, इस वजह से धातु है। इसका कारण इनमें विद्यमान D इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर पाए जाएंगे वो चालकता भी प्रदर्शित करेगा, वो चमक भी प्रदर्शित करेगा और बाकी सारे धातु के गुण भी प्रदर्शित करेगा। इन सब धातुओं की
क्रिस्टल संरचनाओं में धात्विक बंध पाए जाते हैं जिसमें डी अतिव्यापन होता है। इन सभी के अंदर डी अतिव्यापन होता है, धात्विक प्रकार के बंध पाए जाते हैं। कैसे? देखिए, कुछ सहसंयोजक बंध बनते हैं इस प्रकार। इन संक्रमण धातुओं में क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में प्रबल आकर्षण बल होते हैं। देखो डी संक्रमण है, यहाँ से भी यहाँ से भी, उसके अलावा दूसरे बंध भी इसमें बन जाएंगे। इस वजह से प्रबल इसके अंदर बंध बनेंगे। इसीलिए इनकी कनन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, परमाणुकरण एंथैल्पी का मान बहुत उच्च होगा और धात्विक कठोरता इनकी बहुत ज्यादा पाई जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं सक्रियता के बारे में। ये काफी सक्रिय होते हैं, मतलब क्षारीय मृदा धातु की तुलना में काफी कम क्रियाशील है, छोटा आकार है, आयनन विभव ज्यादा है इस वजह से। दूसरा, सहसंयोजक बंध भी होते हैं इसके कारण, जिसके लिए इनकी उदरपातन एनर्जी की मान ज्यादा होता है। तीसरा, जलयोजन एनर्जी के मान बहुत कम है, इस कारण से डी ब्लॉक के तत्वों की क्रियाशीलता क्षारीय और क्षारीय मतलब एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके गलनांक और क्वथनांक के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसका कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।